Hello everyone, welcome to Win Academy. This is जीवन जायसवाल and we are discussing about राजनांदगांव रियासत। राजनांदगांव रियासत जो कि छत्तीसगढ़ में पश्चिमी भाग में अवस्थित एक महत्वपूर्ण रियासत था, जिसका क्षेत्रफल 871 वर्ग मील में फैला हुआ था। यह प्राकृतिक रूप से संपन्न रियासत था। इस क्षेत्र में कई नदियाँ प्रवाहित होती थीं, जैसे शिवनाथ नदी पश्चिमी क्षेत्र से निकल करके पूर्व क्षेत्र में महानदी में यह मिल जाती थी। इसी तरह से एक अन्य नदी जो कि बाघ नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। इस प्रकार से राजनांदगांव रियासत जो कि वनों की दृष्टि से भी काफ़ी यह एक सघन वनों का क्षेत्रफल रहा है और इसलिए प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण संपन्न रियासत के रूप में इसे देखा जाया था। राजनांदगांव रियासत अन्य कई पहलुओं में भी हम इम्पॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में हम जानेंगे। यहाँ के शासकों के द्वारा जो विकास कार्य किया गया वो भी एक अतुलनीय योगदान है। फिर यहाँ के जो शासक होते थे वे महंत की उपाधि धारण करते थे और यहाँ पर बैरागी राजवंश का शासन चलता था। ऐसा माना जाता है कि बैरागी एक व्यक्ति थे, बैरागी व्यक्ति जिनका नाम था प्रहलाद, और ये पंजाब के क्षेत्र से आए हुए थे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। और फिर बाद में इनके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई और वृद्धि की वजह से फिर इसी क्षेत्र में रहने लगे। बाद में यह रतनपुर में निवास करने लगा और फिर इन्होंने इस क्षेत्र में कई सारी प्रसिद्धियां प्राप्त की। फिर इनके मृत्यु के पश्चात में इनके शिष्य जो थे महंत हरिदास, इन्होंने इस क्षेत्र में अपने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाया। फिर यह माना जाता है कि बिंबाजी भोसले जो थे उनके रानियों को इन्होंने दीक्षित करवाया था और इसके पश्चात ही ये गुरु कहलाए, अर्थात ये बिंबाजी के शासनकाल में राजगुरु थे और रतनपुर में निवास करते थे। इस तरह से ये अपने प्रसिद्धि के लिए जाने गए महंत हरिदास। कुछ समय पश्चात महंत हरिदास को कुछ क्षेत्र मिल गया जहाँ पर इन्हें 2 रुपये प्रत्येक गांव से उगाने की छूट मिल गई, जिससे ये आगे चल कर के यह कुछ राजस्व इकट्ठा करते थे। फिर बाद में इन्होंने इसी क्षेत्र पे महाजनी का धंधा प्रारंभ किया, महाजनी कार्य प्रारंभ किया और फिर पांडादह के जो जमींदार को ऋण दिया और ऋण नहीं देने के बदले में उन्होंने इस जमींदारी को अपने कब्जे पर रख लिया। तो इस प्रकार से महंत हरिदास के कब्जे में पांडादह की जो जमींदारी थी वह आ गई। फिर आगे चल कर के रामदास इनके उत्तराधिकार हुए और रामदास ने नांदगांव को अपने क्षेत्र में लिया। इस प्रकार से राजनांदगांव का क्षेत्र भी रामदास के अधीन आ गया था। एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें देख सकते हैं कि डोंगरगढ़ के विद्रोह हुआ था, उस क्षेत्र पे इन्होंने विजय प्राप्त किया था मौजी राम ने, और इस तरह से डोंगरगढ़ का क्षेत्र भी इसके शासनकाल के अंतर्गत इसके अधीन आ गए, इसके क्षेत्र के अधीन आ गया था। महंत घासीदास इनमें एक महत्वपूर्ण शासक हुए और इन्होंने जन कल्याणकारी कार्य को प्रारंभ किया, लोगों की भावनाओं को समझा। इन्होंने कई कार्य किए, विकास के बहुत कार्य किए। साथ ही साथ ये कुशल नेतृत्वकर्ता थे, योग्य थे और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से महंत घासीदास की चर्चा पूरे रियासत में एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर इन्हें देखा गया। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई। फिर एक शासक आते हैं बलराम दास जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं, जिन्हें राजा बहादुर की उपाधि मिली थी। और राजा बहादुर के शासनकाल में अर्थात बलराम दास के शासनकाल में ही बीएनसी मिल की स्थापना हुई थी राजनांदगांव में। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यह ब्रिटिश एरा के लिए प्रारंभिक दौर था और छत्तीसगढ़ में एक नए परिवर्तन का सूचक था। इस प्रकार से इसे जाना जाता है। बीएनसी मिल की स्थापना के संदर्भ में बलराम दास को एक विशेष शासक के तौर पे जानते हैं, उन्हीं के नाम से उन्हें याद किया जाता है। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिनके शासनकाल में भारत संघ में राजनांदगांव का रियासत का विलय हो गया था। महंत दिग्विजय सिंह जिनका नाम था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिन्हें हम एक विशेष तौर पे याद रखते हैं। राजनांदगांव रियासत को कई अन्य मामलों में भी देखा जाता है, उन्हें याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण रियासत था, 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था और इसकी विरासत जो है कि आज भी हम इसे देख सकते हैं, विरासतों को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। यहाँ राजनांदगांव के संदर्भ में
देख सकते हैं कि बलदेव बाग, रानी बाग ये सभी विरासत हैं और वर्तमान में भी सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी हम आसानी से यहाँ इसकी सुरक्षित रखे हुए हैं और इसकी पहुँच अभी भी आम लोगों तक है। राजनांदगांव रियासत के संदर्भ में देख सकते हैं कि वार्षिक टकोली 80,000 के आसपास थी, जो कि अन्य रियासतों से काफ़ी ज़्यादा था। और यह भी था कि राजनांदगांव रियासत जो छत्तीसगढ़ के अन्य सभी रियासतों से सर्वाधिक टकोली देता था। तो इस प्रकार से सर्वाधिक टकोली देने वाले जो रियासतों में से सबसे प्रमुख जो रियासत था वह राजनांदगांव था, जिसकी टकोली की दर जो थी सबसे ज़्यादा थी, 80,000 की आसपास थी। तो इस तरह से राजनांदगांव रियासत हमने डिस्कस किया और जितने भी 14 महत्वपूर्ण रियासत थे सभी रियासतों को हम लोग क्रम से इसको डिस्कस कर लिए हैं। आप विन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सभी रियासत आपको एक साथ मिल जाएंगे। हमने जो भी डिस्कस किया है, हमने CGPSC प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड हमने डिस्कस किया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसको डिस्कस किया था। आगे अन्य जो सीरीज़ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसी सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।